हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने आजीविका का क्लास स्टार्ट किया है। इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है श्वेत क्रांति। चलिए आज श्वेत क्रांति पे चर्चा करते हैं। दुग्ध उत्पादन में आशातीत वृद्धि की संकल्पना ही श्वेत क्रांति कहलाती है। इसके तहत परंपरागत दुग्ध व्यवसाय को वाणिज्य दुग्ध व्यवसाय में परिवर्तन कर दिया जाता है। यानी क्या कह रहा है, दूध उत्पादन को वृद्धि करना ही क्या कहलाता है, श्वेत क्रांति कहलाता है। इसके तहत जो हमारा परंपरागत व्यवसाय है उसको वाणिज्य व्यवसाय दुग्ध व्यवसाय में परिवर्तित कर दिया गया है। यानी वाणिज्य दुग्ध व्यवसाय मतलब बड़ा, जिसमें एक दूसरे के दूध का व्यापार करना, दूध का संगठन बनाना, यही वाणिज्य दुग्ध व्यवसाय कहलाता है। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत गुजरात के पुराने खेड़ा जिले, वर्तमान में आनंद जिला के आनंद नामक नगर से हुई है। यानी क्या कह रहा है, भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत गुजरात के वर्तमान में आनंद नामक नगर से हुई है। खेड़ा के दूध उत्पादक किसानों ने निजी फर्म के शोषण मूलक नीतियों के विरोध में 1946 में एक सहकारी संघ बनाई। यानी क्या बोल रहा है, जो खेड़ा के दूध उत्पादक किसान थे उन्होंने निजी फर्म के शोषण मूलक नीतियों का विरोध करके 1946 में क्या बनाई, एक सहकारी संघ बनाई। यह संघ जिले के सारे गांवों में से दूध एकत्र कर आनंद में स्थापित अपने प्रसंस्करण को संयंत्र अमूल तक को पहुंचाता था। यानी यह संघ जो जिले के जो सहकारी संघ बना था, सहकारी संघ 1946 में बना था, वह अपने गांव के जितना दूध है, आसपास के गांव के मतलब आसपास के गांव जो जिले के अंतर्गत आते थे, उस सभी दूध को कहाँ पहुंचाता था, अपने अमूल में क्या था, एक प्रसंस्करण केंद्र था, संयंत्र लगा था, वहाँ पहुंचाना था। अमूल का पूरा नाम क्या है, अगर फुल फॉर्म बोले तो आनंद मिल्क फेडरेशन यूनियन लिमिटेड। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसलिए आप अमूल का फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा। क्या है, आनंद मिल्क फेडरेशन यूनियन लिमिटेड। ठीक है। अमूल की सफलता से उत्साहित होकर सरकार ने 1965 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB का गठन किया गया। अगर एग्जाम में पूछता है NDDB का गठन कब किया गया, तो 1965 में किसकी अध्यक्षता में, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन की अध्यक्षता में। बोर्ड के द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से दूध उत्पादन में तेजी लाने का प्रयास किया। यानी जो बोर्ड के द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से दूध का उत्पादन किया जा रहा था, उसमें तेजी लाने का प्रयास किया गया। इसे ऑपरेशन फ्लड का नाम दिया गया। यानी जो दूध में जो क्रांति आया, श्वेत क्रांति, उसको क्या नाम दिया गया, ऑपरेशन फ्लड। देश के 3 चरणों में यह लागू हुआ। कौन कौन सा चरण है देख लेते हैं। ऑपरेशन फ्लड, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो आप ध्यान रखेंगे ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है, दूध से संबंधित है। पहला, इसके 3 चरण थे। 3 चरण कब से कब तक थे, यह भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 3 चरण, पहला था 1970 से 80 का दशक, दूसरा था 1981 से 85 का दशक, और एक था 1985 से 95 का। ठीक है, 3 चरण थे ऑपरेशन फ्लड के। पहले चरण में जो हुआ 1970 से 80 में, वो 10 राज्यों के सहकारी डेयरी की स्थापना की गई। 1970 से 80 के बीच में था, वो 10 राज्य में सहकारी समितियों और सहकारी डेयरी की स्थापना की। जो दूसरा चरण था 1981 से 85 में, इस चरण में 18 राज्यों में शामिल किया गया। जो सहकारी डेयरी शामिल की स्थापना की जा रही थी, वह 18 राज्यों में किया गया। इस चरण में संपूर्ण भारत में लागू किया गया। जो तीसरा चरण था 1985 से 95 का, उसमें संपूर्ण
भारत में लागू किया गया। इस चरण में भारत दूध उत्पादन में विश्व का प्रथम स्थान प्राप्त किया। ठीक है, कौन सा स्थान? प्रथम स्थान। कौन से चरण में? तो तीसरे चरण में। मैं आपको एक बार तीनों को एक बार और बताती हूँ। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। पहला चरण 1970 से 1980, दूसरा चरण 1981 से 1985, तीसरा चरण 1985 से 1995। पहले चरण में 10 राज्यों में सहकारी डेयरी की स्थापना की गई। दूसरे चरण में 18 राज्यों में शामिल किया गया और तीसरे चरण में संपूर्ण भारत में शामिल किया गया, जिसमें भारत का स्थान देश में कौन सा रहा? विश्व में पहला स्थान रहा। भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा? तो पहला स्थान रहा। कौन से चरण में बोलेगा? तो तीसरे चरण में। अब है राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन। राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन जो है, इसका प्रारंभ हुआ अक्टूबर 2021 में। इसका स्थान है राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड, आनंद। ठीक है, ये आनंद कहाँ है? तो गुजरात में है, आपको पता है। इसकी स्थापना कौन किया गया, कहाँ किया गया? तो राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड गुजरात में ही किया गया है। किसका स्थापना? राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन। उद्देश्य क्या है? पशुधन के लिए किसान केंद्रित प्रौद्योगिकी सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। मतलब पशुधन के लिए किसान केंद्रित प्रौद्योगिकी सक्षम पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना है, उनका पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इसका प्रारंभ 28 जुलाई 2014 को किया गया, गोकुल मिशन का। इसका उद्देश्य स्वदेशी गायों के संरक्षण और नस्ल के विकास को वैज्ञानिक तरीके से प्रोत्साहित करना है। ठीक है, अब भारत का दूध उत्पादन में वर्तमान स्थिति कैसा है ये देख लेते हैं। तो भारत में दूध उत्पादन की वर्तमान स्थिति ये जारी कौन करता है? रिपोर्ट तो कौन सा मंत्रालय जारी करता है? तो पशु व डेयरी मंत्रालय। ये कब का आंकड़ा है? तो 26 नवंबर 2024 का। दूध उत्पादन कितना टन हो रहा है? कितना मिलियन टन? तो 239.430 मिलियन टन। ठीक है, कितना? 239.30 मिलियन टन हो रहा है। दूध का उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, तीसरा स्थान है मध्य प्रदेश का, चौथा स्थान गुजरात का, पांचवा महाराष्ट्र का। ये आप याद मत करिएगा, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो इससे क्वेश्चन आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, लेकिन आपको यह क्रम याद रखना है। पहला उत्तर प्रदेश है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा मध्य प्रदेश है, चौथा गुजरात और पांचवा महाराष्ट्र। जहाँ से ये सब दूध का श्वेत क्रांति स्टार्ट हुआ है वो चौथे स्थान पे। पहला स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति दूध की उत्पादकता। वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति दूध का उत्पादन 471 ग्राम प्रति दिन है, जो वैश्विक औसत 323 ग्राम प्रतिदिन से अधिक है। हालांकि महाराष्ट्र के 329 ग्राम से लेकर पंजाब में 1283 ग्राम तक के रूप में विभिन्नता देखने को मिलती है। यानी बोलेगा राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है? तो 471 ग्राम प्रतिदिन है। इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो आपको पता है उत्तर प्रदेश में है उत्पादन में, लेकिन उपलब्ध सबसे ज़्यादा दूध कहाँ हो रहा है? तो पंजाब में, अगर पूछेगा उपलब्धता। ठीक है, पशुधन के अनुसार कुल दूध उत्पादन में से लगभग 31.94% की हिस्सेदारी देसी भैंसों की है। उसके बाद 29.81% संकर नस्ल के मवेशियों की। बकरियों के दूध का हिस्सा 3.30% और विदेशी गायों का हिस्सा 1.86% है। यानी दूध उत्पादन में हिस्सेदारी देखें तो सबसे ज़्यादा किसकी है? भैंसों की है। वो कितना अपना योगदान दे रहे हैं? तो 31.94। उसके बाद जो संकर नस्ल के हैं, मतलब मिक्स, तो उसका है 29.81। बकरियों का है 3.30% और विदेशी गायों का कितना है? तो 1.86%। ठीक है,
क्वेश्चन आ सकता है दूध उत्पादन में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किस पशु की है, तो याद रखिएगा भैंसों की है। ठीक है। कृषि और पशुधन क्षेत्रों में डेयरी का योगदान। दूध उत्पादन यानी दूध से क्या क्या उत्पादित होता है, दुग्ध, घी, मक्खन और लस्सी ने वर्ष 2022-23 में कृषि, पशुधन, वानिकी और मत्स्य पालन, ये सब जो क्षेत्र दिया गया है, ये क्षेत्र क्या चीज़ का है आपको पता है? ये कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कृषि, पशुधन, वानिकी और मत्स्य। मैंने पहला वीडियो जो अपलोड किया है उसमें आप देखिएगा, इसके बारे में मैंने बताया है कौन कौन से कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो कृषि, पशुधन, वानिकी और मत्स्य पालन क्षेत्रों के कुल उत्पादन मूल्य में लगभग 40% में योगदान दिया गया है। इसका मूल्य 11.16 लाख करोड़ रुपए था, जो कृषि क्षेत्र में अनाज की तुलना में व्यापक योगदान करता है। यानी क्या कह रहा है, दूध उत्पादन में कुल उत्पादन का 40% योगदान किसका रहता है, दूध उत्पादन का रहता है। ठीक है, इसमें ये मूल्य दिया गया है, लेकिन आप इसको याद मत करिएगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। इसका महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अमूल, अमूल का फुल फॉर्म मैंने बताया है, आनंद मिल्क फेडरेशन यूनियन लिमिटेड, जो कि इम्पोर्टेंट है, इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अमूल कहाँ स्थापित है, तो आनंद, गुजरात। 1946 में 1946 में ही उन्होंने एक समिति बनाई थी जिसमें विरोध किया था। मैंने अभी पिछले कुछ टाइम पहले बताया है, वही है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI, ये कहाँ है, करनाल में है, और इसकी स्थापना कब हुई, तो 1955 में। ठीक है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये भी हम पहले पढ़े हैं, NDDB, ये कहाँ है, गुजरात। आनंद, गुजरात, ये कब बना, 1965 में। ध्यान रखेंगे 55 में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बना, और बोर्ड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बोलेगा तो 1965 में। सरस डेयरी कहाँ है, तो राजस्थान में है। भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी होती है, तो 471 ग्राम प्रतिदिन। ठीक है। सर्वाधिक कहाँ होता है, तो पंजाब में 1221 ग्राम, और सबसे कम कहाँ होता है, तो दमन और दीव में। ये इम्पॉर्टेंट है, हमेशा मैक्सिमम और मिनिमम हमें याद ही रहना चाहिए। तो मैक्सिमम कहाँ है, पंजाब 1221, और मिनिमम दमन और दीव में है। ठीक है। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य की प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है, तो 193 ग्राम प्रतिदिन। और अगर भारत में बात करें तो कितनी है, 471 ग्राम प्रतिदिन राष्ट्रीय स्तर पर, और छत्तीसगढ़ के स्तर पर कितनी है, 193 ग्राम प्रतिदिन। अब देखते हैं अंडा उत्पादन। अंडा उत्पादन कितना हो रहा था, 142.77 बिलियन टन। अंडा उत्पादन में अग्रणी राज्य, इस डेटा को हम याद नहीं करेंगे, सभी के उत्पादन जो होती है उसका ये डेटा याद करेंगे तो हम कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो हमें अग्रणी राज्य याद करना है। तो पहला स्थान है अंडा में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु दूसरा स्थान है, तेलंगाना तीसरा स्थान है, पश्चिम बंगाल चौथा स्थान है, और पांचवा स्थान कर्नाटक का है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अंडा उत्पादन कितना होता है, तो 142.77 बिलियन टन। याद रखना ये मिलियन नहीं है, बिलियन है। ठीक है, बिलियन टन है। और इसका अग्रणी राज्य है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, फिर कर्नाटक। अब मांस उत्पादन कितना होता है, तो 10.25 मिलियन टन। मांस उत्पादन में अग्रणी राज्य, मैं फिर भी बता रही हूँ कि इसे याद नहीं करना। अग्रणी राज्य है पश्चिम बंगाल पहला स्थान, दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश, तीसरा स्थान है महाराष्ट्र, चौथा स्थान है आंध्र प्रदेश, चौथा स्थान है तेलंगाना, पांचवा स्थान है आंध्र प्रदेश। ठीक है। अगर आपको ये डेटा याद हो जाता है और आपको लगता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा किसका किसका स्थान है आपको याद हो जाता है, उसके बाद आप इस योगदान वाले पोर्शन को जा सकते हैं। लेकिन पहले आपको ये कंठस्थ करना है, उसके बाद इन लोग को पढ़िएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है। नीली क्रांति, नीली क्रांति क्या है ये देखते हैं। नीली क्रांति के जनक हैं, अच्छा आप ये बताएं मुझे कि नीली क्रांति किससे संबंधित है,
यह क्वेश्चन कई बार पूछा है व्यापम के एग्जाम में। तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। ठीक है, नीली क्रांति के जनक कौन है? तो हीरालाल चौधरी भारतीय बंगाली मत्स्य वैज्ञानिक है, और डॉक्टर अरुण कृष्णन, ये दो लोगों का सहयोग है। इसके जनक में कौन है? तो हीरालाल चौधरी प्लस डॉक्टर अरुण कृष्णन। ठीक है, इन दोनों का योगदान है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन की तीव्र वृद्धि से है। भारत में इसकी 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के दशक में इसमें क्रांति आई। ठीक है, शुरुआत कब हुई? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना जो 1985 से 80 के बीच हुआ। अब देखते हैं नीली क्रांति का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका उद्देश्य है मशीनी एवं तकनीकी विकास। दूसरा, मत्स्य कृषि को बढ़ावा देना। तीसरा, सहकारिता एवं विपणन की सुविधा। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो 1992 से 97 के दौरान गहन सागरी मछली कार्यक्रम शुरुआत किया गया था। इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनी की सहभागिता को बढ़ावा दिया गया। क्या बोल रहा है? जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी जो 92 से 97 तक चली, इसके दौरान एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, गहन सागरी मछली कार्यक्रम। ये पूछ सकता है कि गहन सागरी मछली कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्टार्ट हुआ था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसमें क्या हुआ था? जो बहुराष्ट्रीय दूसरे राष्ट्र की जो कंपनी है उन्होंने अपनी सहभागिता को बढ़ावा दिया था। नीली क्रांति के दौरान कई मत्स्य बंदरगाहों की स्थापना हुई। यानी क्या हुआ कि जो नीली क्रांति का दौरान चल रहा था उसमें कई जगह बंदरगाह बने गए। क्या चीज़ के लिए? मत्स्य उत्पादन के लिए। जैसे तूतीकोरिन, पोरबंदर। आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे पोरबंदर कहाँ है। होनावर, विशाखापट्टनम, धमारा, कोच्चि, कांडला, पोर्ट ब्लेयर। मैं आपको हिंट दे देती हूँ, ये जितने भी नाम हैं ये सब तट में हैं। मतलब जो हिंद महासागर, अरब सागर, इन सब के तट में जो पड़ता है क्षेत्र, राज्य, उसमें का यह स्थान है। आप बताइएगा पोरबंदर कहाँ है। उत्पादन बढ़ाने तथा नस्ल सुधार हेतु निम्न स्थानों पर अनुसंधान केंद्र विकसित किए गए। जैसे ताजे जल की मछली हेतु इनलैंड फिशरीज बोलते हैं, ये कहाँ है? तो बैरकपुर कोलकाता में है। समुद्री जल की मछली हेतु मंडापम जो तमिलनाडु और कहाँ? मुंबई में है। केंद्रीय मछली अनुसंधान केंद्र मुंबई में है। केंद्रीय मत्स्य पालन और समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्था कहाँ है? तो कोच्चि में है। नीली क्रांति की सफलता। नीली क्रांति की सफलता क्या है? चलिए ये देखते हैं। नीली क्रांति की सफलता, नीली क्रांति योजना के दौरान 1985 से 94 मत्स्य उत्पादन में 6% की वृद्धि हुई, जबकि 1951 से 1984 के बीच केवल 2.5 की वृद्धि दर्ज की गई। नेक्स्ट है 2014 में पेरू को पछाड़ भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बना। प्रथम स्थान चीन का है। यानी 2014 का डेटा है कि पेरू को पछाड़कर भारत विश्व का दूसरा मछली उत्पादन देश बना। पहला स्थान किसका था? तो चीन का था। नेक्स्ट है मीठा जल, स्वच्छ जल मछली उत्पादन में भारत विश्व का दूसरा स्थान है। अगर क्वेश्चन आता है मीठा जल में मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? चीन का है। ठीक है, 1985 के मुकाबले वर्तमान में मत्स्य निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई गई? तो 20% की वृद्धि हुई। एशिया का सबसे बड़ा श्रिम्प मछली यानी झींगा मछली कृषि क्षेत्र आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले की समुद्री क्षेत्र है। मतलब जो एशिया का सबसे बड़ा झींगा मछली जो बोलते हैं ना, वो कहाँ मिलता है? तो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला में। ठीक है, नेल्लोर जिला भारत की झींगा राजधानी कहलाती है। क्या कहलाती है? भारत की झींगा राजधानी। तो क्वेश्चन आ सकता है भारत की झींगा राजधानी किसे कहते हैं? तो आप ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश राज्य के नेल्लोर जिला को क्या बोलते हैं? भारत का झींगा राजधानी।
तमिलनाडु के तंजौर जिले के समुद्री क्षेत्र को कैटफिश की कृषि प्रारंभ की गई। कैटफिश की कृषि कहाँ प्रारंभ की गई? तो तमिलनाडु के तंजौर जिला में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मत्स्यिकी नीति। राष्ट्रीय मत्स्यिकी नीति कब स्टार्ट की गई? तो 2020 में। राष्ट्रीय मत्स्यिकी नीति का लक्ष्य मत्स्य प्रग्रहण तथा मत्स्य पालन के क्षेत्र में समग्र विकास करना है। जो भी मत्स्य से जुड़ा होगा उसमें क्या होगा? मत्स्य का संग्रहण, मत्स्य पालन, मत्स्य क्षेत्र में विकास करने के लिए, इन्हीं सब के लिए होगा। यह नीति ब्लू इकोनॉमी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कृषि, तटीय क्षेत्र विकास और पर्यावरण पर्यटन जैसे अन्य आर्थिक क्षेत्रों के साथ उत्पादकीय समन्वय सुनिश्चित कर सकेगी। राष्ट्रीय मत्स्यिकी नीति देश के संपूर्ण क्षेत्र और EEZ क्षेत्र में लागू रहेगी, जो आगामी 10 वर्ष यानी 2021 से 2030 के अवधि के लिए होगी। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय मत्स्यिकी नीति कब तक रहेगा? तो 2021 से 2030 की अवधि तक रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। अब एक योजना चल रही है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसका प्रारंभ 10 सितंबर 2020 को हुआ है। ठीक है, 10/9/2020 को हुआ है। इसका उद्देश्य है मत्स्य पालन व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की आय में वृद्धि करना तथा उनके जीवन की गुणवत्ता को सुधार करना। या इसका उद्देश्य क्या है? जो मत्स्य पालन का व्यवसाय कर रहे हैं उनके आय में वृद्धि करना है और उनके जीवन की गुणवत्ता, मतलब जिस चीज़ की उसके जीवन में कमी हो रही है उनमें सुधार करना है। इसकी विशिष्टताएं क्या है कि इसका पहला है, केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को नीली क्रांति का नाम दिया गया। इस योजना के तहत मत्स्य पालन के क्षेत्र में कार्य करने वाले किसान को 3 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। यानी जो मत्स्य उत्पादन का जो बिजनेस कर रहे हैं उन्हें 3 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा, ऋण दिया जाएगा। किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो कब स्टार्ट हुई? तो 10 सितंबर 2020 को। ठीक है, नेक्स्ट है कृषि GVA में मत्स्य क्षेत्र के GVA को वर्ष 2018-19 में 7.28% से बढ़ाकर वर्ष 2024-25 तक 9% पर लाना है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष 2024-25 मत्स्य निर्यात के आय को 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। यानी जो 2024-25 में मत्स्य निर्यात हो रहा है, जो हम बाहर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उसकी आय को कितना बनाना है? 1 लाख करोड़ रुपए तक लाना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 55 लाख रोजगार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सृजित कराना है। मत्स्य क्षेत्र में अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से रोजगार 55 लाख लोगों को देना है, बोल रहे हैं। ठीक है, अब है महत्वपूर्ण तथ्य। विश्व में झींगा मछली का सर्वाधिक उत्पादन और निर्यातक राष्ट्र है। कौन है? भारत है। झींगा राजधानी कौन है? किस भारत की झींगा राजधानी किसे बोलते हैं? आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है समुद्री मत्स्य पालन संसाधन की दृष्टि से महाद्वीपीय शेल्फ गुजरात में तथा लैंडिंग सेक्टर तमिलनाडु में सर्वाधिक है। यानी महानदी शेल्फ कहाँ बोल रहे हैं? महाद्वीपीय शेल्फ कहाँ है? तो गुजरात में। और लैंडिंग सेक्टर कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो 10 जुलाई 2006 को हैदराबाद में की गई थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप इसको 1-2 बार पढ़ेंगे स्टार्टिंग से तो आपको समझ आने लगेगा। एक बार थोड़ा सा बोरिंग लगेगा ये, फिर उसके दोबारा पढ़ेंगे तो आपको समझ आने लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।